जैगा मुर्तजा जी की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हमने जिस किस्से को लिया था वह था पुलिस पूरी तरह फिट है। इसके जरिए हमने जाना कि पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी पाने के लिए जो कैंडिडेट दिन रात अपनी फिटनेस पर जोर देते हैं और उसे किसी भी लिहाज से दबंग की चुलबुल पांडे से कमतर नहीं दिखाना चाहते, वही डिपार्टमेंट में नौकरी लग जाने के बाद अपनी फिटनेस के प्रति कितने लापरवाह हो जाते हैं। आज हम किसी भी अधेड़ उम्र के पुलिस वाले को या किसी भी अनफिट पुलिस वाले को देखते हैं तो हमें यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक जमाने में यही पुलिस वाले जो हैं फिटनेस फ्रीक हुआ करते होंगे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट और फौज दो ही ऐसे महकमे हैं जहां फिटनेस की बहुत अहमियत है और ज्यादातर कैंडिडेट जो है वो फिटनेस के आधार पर रिजेक्ट हो जाया करते हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि कम संसाधनों में किस तरह पुलिस को काम करने के लिए कहा जाता है, जो अकेन काफी शोचनीय स्थिति जाहिर करता है पुलिस वालों की। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और अन्य केस स्टडीज की तरफ बढ़ेंगे। इस एपिसोड में हम दो केस स्टडीज को लेंगे जो बहुत छोटी छोटी हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज की पहली केस स्टडी है पैलेट गन। पैलेट गन से सबसे पहले हमें कश्मीर याद आता है। आगे सुनिए। पर ये किस्से जो है पैलेट गन के कश्मीर के ना होकर यूपी पुलिस डिपार्टमेंट के हैं। सुनिए। पैलेट गन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब 210 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है नजीबाबाद। सन 1740 में रोहिला सरदार नजीब खान यानी नजीबुद्दौला ने इस कस्बे की बुनियाद रखी। नवाब नजीबुद्दौला ने यहाँ एक किला बनवाया जिसे पत्थरगढ़ का किला कहा जाता है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इस किले को देखा भी हो। नजीब साहब के दौर में नजीबाबाद ने खासी तरक्की करी, हालांकि शहर की प्रतिष्ठा लंबे अरसे तक कायम न रह सकी। तो इन सभी ऐतिहासिक दौरों को पढ़कर लगता है कि कहीं ना कहीं जो है जैगा मुर्तजा जी इतिहास के छात्र जरूर रहे होंगे या उनकी इतिहास में खासी दिलचस्पी जरूर रही होगी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में नजीबुद्दौला अपने 40,000 पठान सिपाहियों के साथ अहमद शाह अब्दाली की तरफ से मराठों के खिलाफ लड़ा। जंग में मराठों की बुरी तरह हार हुई। मराठा शासकों का पूरा भारत पर राज करने का सपना बिखर गया। मतलब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना उनका बिखर गया। ये सभी बातें हमने सावरकर की हिंदुत्व में पढ़ी थी, जिसमें सावरकर ने लिखा है कि उन्हें बड़ा अफसोस है कि ब्राह्मण शासकों की आखिरी वंशावली जो मराठे थे वह भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यही काल दिल्ली सल्तनत के पतन का दौर भी था। सन 1764 में जिस वक्त जाट राजा सूरजमल ने ताजमहल के चांदी के प्रवेश द्वार लूटे, नजीबुद्दौला पर आगरा के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। सन 1770 में बीमारी से नजीब खान रोहिला की मौत हो गई और उसका बेटा जाबिता खान नजीबाबाद का नवाब बना। इधर मराठे पानीपत में हुए अपने अपमान का बदला लेने के इंतजार में बैठे थे। 1772 में महादाजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों ने नजीबाबाद पर हमला किया। जंग में जाबित खां की बुरी तरह हार हुई। मराठों ने न सिर्फ नजीबाबाद को जमकर लूटा बल्कि नजीबुद्दौला की कब्र खोदकर उसकी अस्थियां इधर उधर बिखेर दी। तो ये इनकी टेंडेंसी है, कब्रों को खोदकर जो उसके अंदर दफन शरीर होते हैं उनका अपमान करना। तो योगी जी का ये बयान कि मुस्लिम औरतों की कब्र खोदकर उनके जो शव हैं उनके साथ बदसलूकी की जाए, कोई अनायास नहीं था। ये इनकी टेंडेंसी का एक हिस्सा है जो हजारों सालों से चली आ रही है। किला खंडहर हो गया और चोर डाकुओं की पनाहगाह बन गया। इसके बाद नजीबाबाद का किला सुल्ताना डाकू के किले के तौर पर मशहूर हुआ। नजीबाबाद अब नजीब से ज्यादा सुल्ताना डाकू के लिए मशहूर है, जिसे स्थानीय रॉबिन हुड माना जाता है। ऐसा डाकू जो अमीरों को लूटकर गरीबों का भला करता था। लेकिन ये गुजरे जमाने की बातें हैं। नजीबाबाद में चोर डाकू आज भी हैं, लेकिन उनमें सुल्ताना जैसा दिल नहीं है।
बहरहाल नजीबाबाद अब बिजनौर जिले की तहसील है। इस शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा पुलिस थाना भी है। क्योंकि ये थाना शहर के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ पहुंचने के लिए तमाम संकरी सड़कों और भीड़ भाड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। बात जनवरी 2019 की है। उन दिनों नजीबाबाद में डिप्टी एसपी को थानों में शस्त्रों की जांच करने की जिम्मेदारी मिली। यूपी में डिप्टी एसपी सर्कल ऑफिसर यानी सीओ कहलाता है। एक दिन सीओ साहब ने थाना नजीबाबाद में सूचना भिजवाई कि वे पुलिस के पास मौजूद शस्त्रों का निरीक्षण करना चाहते हैं। ये कोई अनूठी बात नहीं है। थाने के शस्त्रों और मालखाने में मौजूद सामान का सालाना निरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है। अलग अलग स्तर पर इस तरह की जांच पड़ताल समय समय पर होती भी रहती है। नियत दिन सीओ साहब निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने थानेदार से शस्त्र रजिस्टर लाने को कहा। रजिस्टर में पुलिस थाने में मौजूद शस्त्रों में लिखी इंद्राज देखी। लिस्ट में एक पैलेट गन का भी जिक्र था। उन दिनों कश्मीर की खबरों की वजह से पैलेट गन चर्चा में थी। तो सिर्फ इतिहास के पन्नों से ही नहीं, मौजूदा इतिहास को भी कलमबद्ध कर दिया है इस पुस्तक के जरिए। यूपी में दंगा नियंत्रण और भीड़ हिंसा पर काबू पाने के लिए तमाम थानों को इस तरह की बंदूकें दी गई थी। सीओ साहब ने पैलेट गन से ही निरीक्षण की शुरुआत करने का फैसला किया, मगर पैलेट गन को आने के बाद इस्तेमाल ही नहीं हुई थी। तलाशा गया कि स्टोर में पड़ी जंग खा रही थी। स्टोर का मुंशी झाड़ पहुंचकर पैलेट गन उठाकर ले आया। जिस दरोगा जी को पैलेट गन चलाने की ट्रेनिंग मिली थी, उनको बुलाया गया। दरोगा जी हाजिर हो गए। सीओ साहब ने दरोगा से पैलेट गन का डेमो देने के लिए कहा। इस निर्देश पर दरोगा जी चकरा गए। ट्रेनिंग में उन्हें बंदूक के फीचर बताए गए थे, किसी ने चलाना तो सिखाया ही नहीं था। नजीबाबाद में कोई दंगा हुआ नहीं, इसलिए इस बंदूक को चलाने की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। खैर, दरोगा जी ने खाली मैदान की तरफ बंदूक का रुख किया। बाकी का स्टाफ दम साधे ये तमाशा देख रहा था। बंदूक पहले लोड थी। दरोगा जी ने बंदूक का सेफ्टी लॉक खोला और ट्रिगर दबाया, मगर यह क्या, फायर तो मिस हो गया, बंदूक चली ही नहीं। अब आगे का मामला दरोगा जी को भी नहीं पता था। सीओ साहब ने कहा कि बंदूक फिर से लोड करो। अब दरोगा जी क्या करें? बड़ी मुश्किल से तो राइफल 303 के बाद इंसान राइफल 303 चलानी सीखी थी। अब ये मुसीबत और गले पड़ गई। बहरहाल बंदूक को न चलना था न चली। थाने की किरकिरीत होते देख थानेदार साहब आगे बढ़े। उन्होंने दरोगा जी के हाथ से गन ली। गन चलाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक से फिर फायर नहीं हुआ। थानेदार साहब ने गन को उल्टा पुल्टा हर तरफ से देखा, मगर समझ ना पाए कि पैलेट लोड किधर से होते हैं। पास खड़े एक कांस्टेबल ने थानेदार को शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश की। उसने थानेदार के हाथ से बंदूक ली और लोड कर दी। शायद इस दौरान उसने मोबाइल में गूगल करके पैलेट गन लोड करना सीख लिया था। लेकिन जो बंदूक दरोगा जी और थानेदार से ना चली, वे सिपाही के काबू में भला कैसे आती? तमाम कोशिशें की गई, बार बार पैलेट लोड किए गए, बार बार फायर किए गए, लेकिन बंदूक को न चलाना था और न चली। सीओ साहब समझ गए कि ये बंदूक गोदाम में पड़ी पड़ी खराब हो गई है और बिना मरम्मत के अब किसी काम की नहीं है। उन्होंने अपने स्टाफ की काबिलियत भी पता चल गई थी। फिर भी उन्होंने दूसरी बंदूकों पर अपने स्टाफ को आजमाने का फैसला किया। बारी बारी से 2-3 अलग अलग बंदूकें दी गई, लेकिन न थानेदार उन्हें चला पाए और न दरोगा जी। झल्लाए हुए सीओ साहब ने बंदूकों के नाम पूछे, लेकिन स्टाफ में से किसी को भी बंदूकों की खासियत या उनके काम करने की तकनीक तो छोड़िए, उसका ब्रांड तक नहीं पता था। बंदूकों के बाद बारी आई आंसू गैस के गोलों की। स्टाफ में कोई नहीं जानता था कि कैसे छोड़े जाते हैं। बस दरोगा जी ने इतना बताया कि गोला फेंकते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं। क्यों लेट जाते हैं नहीं पता था। तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है ये सारी बातें सुनकर। दिल्ली पुलिस अपनी मुस्तैदी के लिए जानी जाती है और अक्सर हम समाचार के खबरों में भी पिछले 10 साल से दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी की
बारे में चर्चा सुन रहे हैं। कितनी मुस्तैद होती है दिल्ली पुलिस, उसे हर तरह के शस्त्र चलाने आते हैं। आंसू गैस तो वो बात बात पे छोड़ देती है। जेएनयू में छात्रों की भीड़ को तितर बितर करना हो, 2020 के दंगों में दंगाइयों को तितर बितर करना हो, पुलिस ऐसा समझती है कि आम इंसान जो है वो दंगाई होते हैं उनकी नजर में। बात बात पर पैलेट गन वो चलाना जानती है, सब कुछ जानती है दिल्ली पुलिस। लेकिन उसके साथ ही सटे इलाके यूपी पुलिस के जो हैं, वहां हम कुछ अलग ही केस देख रहे हैं कि यूपी पुलिस को कुछ भी नहीं आता है ट्रेनिंग के नाम पर। नजीबाबाद थाने में जो हुआ वह यूपी के किसी भी थाने में हो सकता है। इसके लिए ना सुल्ताना डाकू जिम्मेदार था, न नजीब खान और न ही मराठे। यूपी पुलिस की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। पुलिस वालों को नहीं पता होता कि उनके कारतूस कब एक्सपायर हो गए हैं और कब उनकी बंदूक की सर्विस होगी। फिर पुलिस क्या जानती है, अखबार की खबरें पढ़ लीजिए। एनकाउंटर फर्जी ना हो तो अक्सर पुलिस वाले अपनी जान गंवाते हैं। अपराधी मजबूत हो तो पुलिस वाले अपने शस्त्र छिनवाते हैं, और अगर भीड़ से सामना हो जाए तो सड़क पर उल्टी दौड़ लगाते हैं। और क्या, बस किसी भी तरह पैसा कमाते हैं और अपनी सर्विस बचाते हैं। तो बहुत तीखा व्यंग्य कर रहे हैं इसमें जैगम मुर्तजा जी यूपी पुलिस के ऊपर। यूपी पुलिस को जाहिर सी बात है अन्य राज्य की पुलिसों के साथ तुलना इसकी नहीं की जानी चाहिए। ये यूपी के केसेस हैं जो हम इस पुस्तक के जरिए डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है अन्य राज्यों में पुलिस जो है वो बड़ी मुस्तैद हो, जैसे दिल्ली पुलिस अपनी मुस्तैदी के लिए जानी जाती है, अन्य राज्यों की पुलिस भी जानी जा सकती है। अब हम अगला केस लेते हैं, वो भी यूपी पुलिस की काबिलियत के ऊपर ही है। पुलिस की जीप। सन 1775 में अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले जाने का फैसला किया। यह फैसला लखनऊ के लिए फायदेमंद साबित हुआ। हालांकि फैजाबाद की रौनकें इस फैसले से जाती रही। नवाब आसिफउद्दौला ने लखनऊ में तमाम इमारतें बनवाई, शहर को प्रतिष्ठा बख्शी, लेकिन लखनऊ उनके खानदान को रास न आया। वक्त जैसे जैसे गुजरा नवाबों का रुतबा खत्म होता गया। सन 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर जबरन कब्जा जमा लिया, लेकिन सन 1857 में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लखनऊ छीन लिया। हालांकि 1.5 साल में ही क्रांति कुचल दी गई और फिर आजादी मिलने तक यह इलाका अंग्रेजों के कब्जे में रहा। तो साथ साथ इतिहास को भी रिवाइज करते चलिए। अंग्रेजों ने आगरा और अवध सूबों को मिलाकर संयुक्त प्रांत का गठन किया और लखनऊ इस प्रांत की राजधानी बनी रही। आजादी के बाद सूबे का नामकरण उत्तर प्रदेश हो गया और लखनऊ का राजधानी का दर्जा बरकरार रहा। सन 1775 के बाद से लखनऊ शहर में सैकड़ों बदलाव आए हैं। एक जमाने में जिस गोमती नदी में बाढ़ आती थी, वहां अब काई और जलकुंभी के खेत होते हैं। जो शहर अंग्रेजों के बूटों की आवाज से जागता था, यहाँ अब लाल नीली बत्ती वाली गाड़ियों के सायरन भी लोगों को जगा नहीं पाते हैं। तो मतलब प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ जो आम जन का रवैया है वो भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। सब कुछ बदला, लेकिन लखनऊ ने अपने नवाबी मिजाज नहीं बदला। यहाँ के नेता हो, आवाम हो, नौकरशाह या फिर सरकारी कर्मचारी, सभी के स्वभाव में अजीब सी सुस्ती है। बहुत से लोग जिसको नवाबी मिजाज कहते हैं, असल में वह रोजमर्रा की सुस्ती, सभ्य दिखने की चाह में आई फर्जी बनावट और शराफत दिखाने के चक्कर में बोलने की धीमी की गई रफ्तार है। जितनी देर में लखनऊ का बाशिंदा एक वाक्य बोलता है दिल्ली में, इतनी देर में पूरा पैराग्राफ खत्म हो जाता है। आप लोग भी अक्सर मुझे धीरे बोलने के लिए एनकरेज करते हैं कि थोड़ा स्लो पढ़िए। तो ये रीजनल वेरिफिकेशन, इसको आप मान लीजिए। मैं एक फास्ट रीडर हूं और जल्दी जल्दी पढ़ती हूं। आप दिल्ली या उसके बाहर के इलाकों से होंगे तो ये आपके स्वभाव की सुस्ती रिफ्लेक्ट करता है कि आप जल्दी मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाते। खैर, इस चुगली से भी क्या फायदा, अपने मतलब की बात पर आते हैं। लखनऊ से फैजाबाद जाने वाले रास्ते पर एक थाना है गाजीपुर। आपको याद ही होगा, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने राही मासूम रजा जी की आधा गांव पढ़ी है, जो गाजीपुर के एक छोटे से गंगौली गांव की कहानी है। प्लेलिस्ट में आप उसे चेक कर सकते हैं।
ये उसी रास्ते पर है जिस पर चलकर कभी नवाबों की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ आई थी। ये थाना शहर के इंदिरा नगर और गोमती नगर जैसे पॉश इलाकों के बीच है। क्योंकि इलाका वीआईपी है तो पुलिस को भी हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। मुस्तैद को आप दिल्ली वाला नहीं बल्कि लखनऊ वाला ही तैयार समझिए। लखनऊ में अक्सर थानों का स्टाफ ऊँघता, चाय पीता, पान चबाता, खैनी रगड़ता, बतियाता या आराम फरमाता ही मिलेगा। गाजीपुर थाने में भी हूटर की आवाज सुनकर सिपाही चौकन्ने हो जाते हैं। कोई थाने में दाखिल हो तो जरा तन कर बैठ जाते हैं, मानो आने वाले के इंतजार में थे। उस रोज भी यही माहौल था। कहीं से ना कोई शिकायत आई, ना फोन घनघनाया और ना किसी हूटर की आवाज ही किसी ने सुनी। यह शायद अप्रैल 2017 की बात है। थाना गाजीपुर अपनी जगह था और स्टाफ की जिंदगी रोजमर्रा की अपनी तर्ज पर चल रही थी। मतलब कहीं से कोई आफत आने की संभावना न थी, लेकिन ये खामोशी तूफान के आने से पहले वाला सन्नाटा साबित हुई। हुआ यूं कि थाने का स्टाफ उस रोज सरकारी गाड़ी से गश्त करके लौट कर आया। गाड़ी के ड्राइवर का नाम राघवेंद्र था। गश्त से लौटकर राघवेंद्र ने गाड़ी थाने के में पार्क की और अपने अपने कमरे में आराम करने चला गया। राघवेंद्र आराम करने गया और लंबे समय तक आराम फरमाता रहा। आखिर लखनऊ में भी आराम न करे तो इंसान कहां आराम करे। आराम से मुंह चुराना इस शहर की शान और शौकत पर बट्टा लगाना है। हर लाइन में व्यंग्य है। गालिबन थाने में तैनात बाकी लोग भी उस वक्त आराम ही फरमा रहे थे। ना कहीं कोई चूं न चपड़, हर तरफ अमन और चैन। मगर धरती पर कुछ राक्षसों का जन्म हुआ ही है दूसरों का चैन सुकून छीनने के लिए। ऐसा ही कोई सुकून लूटक राक्षस उस समय थाना गाजीपुर थाने में दाखिल हो गया और पुलिस की जीप लेकर चला गया। राक्षस का तो पता न चला, वह तो भला हो थाने के आसपास की दुकानों और दफ्तरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों का। जब उन सब कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो एक आदमी थाने में दाखिल होता देखा और कुछ देर बाद पुलिस की जीप थाने से बाहर जाती नजर आई। दरअसल आराम का वक्त खत्म हुआ तो राघवेंद्र उठकर बाहर आया। बाहर निकलकर उसने पाया कि सरकारी जीप अपनी जगह पर नहीं है, हालांकि गाड़ी की चाबी अभी भी उसी के ही पास थी। फिर भी उसने सोचा कि स्टाफ में से कोई ले गया होगा, लेकिन फिर ख्याल आया कि बिना चाबी के कोई जीप कैसे ले गया होगा। राघवेंद्र ने कुछ देर वहीं खड़े होकर सोचा। अचानक उसे याद आया कि शहर के हजरतगंज इलाके से कुछ दिन पहले ही हरदोई के एसपी की सरकारी जीप चोरी हो गई थी। बाद में वह जीप नेपाल की एक कबाड़ी के पास कटी हुई हालत में मिली। इतना सोचकर ही राघवेंद्र कांप गया। उसने शोर मचाया तो स्टाफ इकट्ठा हो गया। जीप चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई। फिर सीसीटीवी फुटेज की तलाश हुई। सीसीटीवी फुटेज से पक्का हो गया कि जीप चोरी हुई है। खैर, वायरलेस पर मैसेज भेजे गए, दूसरे थानों को सूचना दी गई और आसपास के इलाकों में जीप की तलाश शुरू हुई। शाम होते होते सूचना मिली कि पुलिस जीप बख्शी का तालाब इलाके में चंद्रिका देवी मंदिर के परिसर में लावारिस खड़ी है। सूचना देने वाले ने गाड़ी का नंबर बताया तो पुलिस की जान में जान आई। पुलिस को जीप तो वापस मिल गई, लेकिन चोर पुलिस का इकबाल, थाने की इज्जत और लोगों को सुरक्षा देने का भ्रम अपने साथ ले जा चुका था। तो मतलब बैक टू बैक ये दो घटनाओं का जिक्र। एक तो हजरतगंज इलाके के एसपी की जीप चोरी हुई और अब यहां इनके इलाके से, गाजीपुर से। तो पुलिस इस तरह काम करती है। जब वो अपने ही वाहनों की हिफाजत नहीं कर पाती है तो आम जन के वाहनों की हिफाजत क्या वो खाक करेगी। इन सब चीजों के बारे में आपका क्या कहना है? हो सकता है आप में से बहुत से लोग पुलिस में महकमे में भी हों और मेरे इन केसेस को पढ़ते वक्त वे भुनभुना जाते हों, लेकिन इससे सच्चाई तो नहीं बदल जाती। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। यदि ये वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले केस स्टडी के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।